चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, ठीक है, 9th की केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा। तुमसे जब मैं पढ़ा रहा था मैं चार्ल्स लॉ में रिलेशन बताया था वॉल्यूम और टेम्परेचर। किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन ये होता है कि वॉल्यूम, थोड़ा सा हल्के पड़ा, थोड़ा हल्की बात है ना, हल्के समझा रहा हूँ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तुम नहीं थे ना, वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा V1/T1 = V2/T2 हमने साबित किया था, दोनों आपस में कांस्टेंट रहेंगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है 5.3, 5.4। देखो बोल रहा है 600 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम इतना तो इतना। बोल रहा है आपको गैस दी गई है, गैस दी गई 600 मिलीलीटर। तो 600 मिलीलीटर गैस का मतलब क्या चीज़ दिया हुआ है आपको? 600 मिलीलीटर दिया हुआ। मिलीलीटर क्या चीज़ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर है ना, लीटर वॉल्यूम यूनिट होता नहीं हम लीटर का हो, मिलीलीटर का हो, सेंटीमीटर क्यूब का हो, सब यूनिट वॉल्यूम की यूनिट है। बोला गैस है, उसका जो है सैंपल आपको दिया 600 मिलीलीटर, आपने वॉल्यूम की गैस ली, तो आपने V1 ले लिया 600 मिलीलीटर V1। अब उसको बोला गर्म कर रहे हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? T1 और 77 डिग्री सेंटीग्रेड T2, यानी टेम्परेचर T1 से T2 होगा ना। बात है 27 से 77 होगा ना, 77 से 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि आप गर्म करो, ठंडा तो कर नहीं रहे। तो T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 टेम्परेचर 77 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला है अब आपने क्या किया, आपने गैस ली 600 मिलीलीटर 4 के अंदर, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने उसको हीट दिया, वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, हो गया 77 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? बढ़ा हुआ वॉल्यूम आना चाहिए। अभी कितना वॉल्यूम आ रहा है? 600 मिलीलीटर। देखो आंसर में कितना आ रहा है? 700 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। चार्ल्स लॉ यही कहता है। अब तो हम क्या करेंगे, जब भी गैस है तो न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, तब क्या करोगे सेंटीग्रेड से, हम इसमें क्या करते हैं सेंटीग्रेड को सेंटीग्रेड में नहीं लेते बल्कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दोगे, 273 ही ऐड करना है। 273 जो भी टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया जाए तो उसमें 273 ऐड करोगे तो बन जाएगा केल्विन में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को में 273 आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 300 केल्विन। और 77 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड किया तो कितना हो गया? 350 केल्विन। ठीक है, तो दोनों केल्विन के टेम्परेचर आ गए। अब आपको क्या निकालना, क्या है? V2 निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम 600 मिलीलीटर था, तो V2 हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फार्मूला आपको पता है V1/T1 = V2/T2, फार्मूला तो पता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो आपको निकालना क्या है? V2 को यहीं पर रखो, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन से टाइप करा सकते हो। V1 को V2 T2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, डिवाइड करा दोगे T1 से, ये तो पता है ना, इस तरह करके आपस में क्रॉस करा के बाकी वैल्यू पुट कर दो। V1 की जगह 600, T1 की जगह 350 और T2 की जगह 350 और T1 की जगह 300। इनको सॉल्व करो तो वॉल्यूम बढ़ गया 700 मिलीलीटर। तो आपने जो टेम्परेचर बढ़ा दिया था, आपने टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 कर दिया, तो वॉल्यूम 600 से बढ़कर 700 वॉल्यूम हो गया, 7 मिलीलीटर हो गया। द वॉल्यूम विल बिकम 7 मिलीलीटर विच शोज इंक्रीज इन वॉल्यूम विद रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया था, वॉल्यूम भी बढ़ गया। समझ आ गई बात? ये आसान है। दूसरा नंबर जो है 5.4 5.4 में हम ये पढ़ रहे हैं। बोला सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कौन सा वॉल्यूम है? V1 या V2? V1 होगा। ठीक है, 350 सेंटीमीटर की वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या कौन टेम्परेचर? T1 या T2? T1। अब बोला इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। बोला गैस को आपने अलाउ कर दिया कि वो फैले। अलाउ कर दिया मतलब उसका वॉल्यूम कितना था? 350 सेंटीमीटर क्यूब। आपने अलाउ कर दिया कि वो फैले, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अलाउ कैसे किया होगा? आपने पिस्टन उठाना शुरू कर दिया होगा, या पिस्टन पे जो वेट रखा था वो हटा दिया होगा। पिस्टन पे वेट रखा है वो हटा दिया तो पिस्टन ऊपर जाने से बढ़ता ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 700 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है जी, कितना किया भाई? ठीक है,
तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ठीक है। वो तो अब क्या बोल रहा है, इफ द गैस को अलाउ करते 7 सेंटीमीटर की वॉल्यूम बढ़ा दो तो कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसने क्या किया, बोला कि उसने अलाउ किया, बदल पिस्टन नहीं हटाया, उसने बोला कि अलाउ कर दिया कि गैस का वॉल्यूम बढ़ने दो। गैस का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, आपने नीचे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया होगा ना, तभी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। पिस्टन को मूव नहीं करवाया बल्कि टेम्परेचर को दिया उसने, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। तो अब हमें T2 मालूम करना है, T2 फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है, ठीक है। भाई इसमें 4 से पता है हमें V1/T1 V2/T2। अब आपको T2 निकालना है तो T2 को यहीं पर रखोगे तो क्या करोगे, V2 को T1 को मल्टीप्लाई कराओगे और डिवाइड बाई V1 कर दोगे, सही है ना, ये समझ में आ रहा है। सारी वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू पुट कर दी, T1 की वैल्यू पुट कर दी और V1 की वैल्यू पुट कर दी, तो टेम्परेचर कितना है 626 K हो गया। पहले टेम्परेचर कितना था 313 K, या यूँ समझो पहले टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 313 K, 313 केल्विन था टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर T2 बढ़ के 620 केल्विन हो गया, यानी आपने नीचे जब टेम्परेचर बढ़ाया तब जाकर उसका वॉल्यूम बढ़ गया 350 700 हो गया। इसको सेंटीग्रेड में नहीं लिखते, किसमें नहीं, इसमें जो ना टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, केल्विन में ही कन्वर्ट करना। जब भी टेम्परेचर आपको दिया जाए सेंटीग्रेड में आप केल्विन में ही कन्वर्ट करोगे, जैसे करने के बाद सेंटीग्रेड नहीं करना। नहीं सेंटीग्रेड करना ही नहीं, केल्विन में ही रखना। सेंटीग्रेड में दिया जाएगा तब भी आपको केल्विन में ही कन्वर्ट करोगे, याद रखना। केल्विन में टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दिया जाएगा तो केल्विन में कन्वर्ट, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया जाएगा तो उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करो, वो बता चुका हूँ मैं कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और ये सेंटीग्रेड का दिया हुआ, फ़ारेनहाइट का दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है फ़ारेनहाइट का आगे यूज़ होगा तो बता दूंगा मैं। देखो सेंटीग्रेड में केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर दिए फार्मूला, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेंटीग्रेड। जो भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री उसमें 273 ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिक केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम पढ़ें लिक्विड स्टेट, ठीक है, द लिक्विड स्टेट, हाँ अब हम पढ़ें लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट बिटवीन, अच्छा हमारे लिक्विड स्टेट, अच्छा लिक्विड क्या होती है, सॉलिड और गैस की बीच की चीज़ लिक्विड कहलाती है, ठीक है ना, वो सॉलिड होता है ना वो गैस होता है। अब लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लिक्विड पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं गैस की तरह। गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली आसाना मूव कर जाते हैं, एक मॉलिक्यूल कहीं से कहीं निकल जाता है, उससे किसी चीज़ अटैच नहीं होता, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल अटैच तो होते हैं लेकिन रैंडमली आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। फोर्स कम होती है, हाँ गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल कहीं से कहीं निकल, जहाँ गैस आप खोलोगे उड़ जाएगी, एक मॉलिक्यूल वहाँ चला गया, एक मॉलिक्यूल वहाँ चला गया, तभी तो बू आ जाती है। यहाँ पर स्टैंड लगाते हैं तो स्टैंड की वहाँ पर भी बू आ रही है, उधर भी बू आ रही है, उधर एक मॉलिक्यूल वो गया होगा तभी तो वहाँ बू आएगी ना, एक उसका मॉलिक्यूल स्टैंड का एक मॉलिक्यूल वहाँ गया तो वहाँ पर बू आएगी ना, यहाँ पर उधर गया स्टैंड का मॉलिक्यूल स्टैंड की बू आएगी ना, हर जगह जा रहा है तभी तो बू आ रही है। लेकिन लिक्विड जिस जगह फेंकोगे तो उसी उतने ही एरिया में जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर पानी भरा तो पानी वहाँ भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी हर जगह तो नहीं जाएगा ना, एक सेंटर में जाएगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और गैस के मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होती है कि वो आगे पीछे चले जाते हैं। नंबर 2, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, कम होती है, कम होती है, ठीक है। नंबर 3, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स आर फेयरली फ्री टू मूव। लिक्विड के मॉलिक्यूल को आज़ादी होती है कहीं पर भी मूव करें, पानी कहीं पर भी डालोगे कहीं पर इधर भी जा सकता है, उधर भी किसी भी चीज़ में जा सकता है, तो ये नहीं एक ही चीज़ में जाएगा। लेकिन गैस में होता है, गैस को छोड़ो तो वहाँ भी जाएगी जहाँ भी जा सकती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं आसानी से। लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट एज्यूम द शेप ऑफ अ कंटेनर। लिक्विड का अपना कोई शेप तो होता नहीं है। आप लिक्विड को आपका पानी एक गिलास, उस गिलास को आप देगची में डालो तो देगची की शक्ल तैयार कर लेगा, छोटे से कप में डालो तो छोटे कप की शक्ल में आ जाएगा, एक ट्यूब में डालो तो ट्यूब की शक्ल में आ जाएगा, जिस शेप में डालोगे उस शेप में आ जाता है। तो लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता, जो कंटेनर का शेप होगा उसी कंटेनर के शेप में इख्तियार कर लेता है। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लिक्विड का वॉल्यूम पॉइंट डिपेंड किस पर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बताया था ना मैंने एटमॉस्फेरिक कैसे कहते हैं, हमारे ऊपर, हर इंसान के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है।
तो लिक्विड का बॉइलिंग पर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक केस है। मैंने बताया था ना कि आप यहाँ पर पानी को बॉयल करोगे तो किसी और टेम्परेचर पर बॉयल होगा, अब माउंट एवरेस्ट पे जाकर पानी को बॉयल करो तो किसी और टेम्परेचर पर बॉयल होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर पर माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो बहुत बुलंदी पर चले गए, बहुत बुलंदी पर जाओगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ और होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर वो नहीं होगा जो यहाँ पर ज़मीन में मौजूद है, तो वहाँ पर पानी बॉयल किसी और पानी बॉयल किस पे होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर जाओगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल नहीं होगा, किसी और टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है। द लिक्विड आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसिबल लाइक गैस। लिक्विड जो होते हैं डेंसर होते हैं, डेंस होते हैं, गैसें तो कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, लेकिन लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होती। तभी तो लिक्विड को हम यूज़ करके पिस्टन, जब हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस में कि लिक्विड को यूज़ करके हल्का सा प्रेशर मारते हैं और प्रेशर ट्रांसपोर्ट होकर इतना बढ़ जाता है, प्रेशर इतना फोर्स बढ़ जाती है। तो लिक्विड में कंप्रेसिबल नहीं होता और गैस की तरह, ये लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। लिक्विड दबा, अब मैं आपको एक कंटेनर में या किसी चीज़ में आपको पानी लिक्विड भर के दे दूँ, अब बोलूँ तो दबा के उसको वॉल्यूम कम कर दो, अब दबा वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। अगर बस सॉलिड चीज़ है, मिसाल जब बस जैसे इस टाइप का एक सांचा सा बना हुआ है, उसके ऊपर आपने कोई पिस्टन रख दिया, जब बस एक कंटेनर है उसमें पिस्टन रखा है, उस पिस्टन में मैंने 1 लीटर वाटर भर दिया, अब बोलूँ पिस्टन को दबाओ तो दबेगा वो, कभी दबेगा, बहुत मामूली दबता बहुत मामूली, लेकिन वो इग्नोरेबल है। तो आप अगर 1 लीटर पानी ऐसा नहीं, तो आप दबा के उसको आधा लीटर कर दो, नहीं कर सकते ना ये कि आप पिस्टन के आपके पानी भरा हुआ है 1 लीटर, आप एक पिस्टन दबा के उसको आधा, लेकिन अगर एक लीटर अगर गैस भरी हुई है तो आप उसको दबा के आधा 1 लीटर कर सकते हो, बल्कि 1 पाव भी कर सकते हो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, आप दबा के करीब कर सकते हो। लेकिन लिक्विड 1 लीटर लिक्विड मैंने भर के आपको दिया, मैं बोलूँ उसको दबा के कम कर दो तो दबा के प्रेशर दबा के कम नहीं कर सकते जब तक उसको ज़ाया नहीं करो कहीं से। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो डेंसर होते हैं, लिक्विड डेंसर होती है और कंप्रेस नहीं होती, लाइक गैस की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते आप लिक्विड को, ठीक है। अब है लिक्विड की प्रॉपर्टी में एवापोरेशन। लिक्विड में क्या है, एवापोरेशन होती है। एवापोरेशन क्या चीज़ है भाई? द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू गैस। एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है भाई, आप धूप में कपड़े डालते हो, नहीं तो डाला हुआ धूप में कपड़े देते हैं, डाला भाई, तो कपड़े में क्या होता है, कपड़े गीले होते हैं ना, वो तो पानी होता है, तो वो थोड़ी देर बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है, वो सारे पानी हवा में चले जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो हम कहते हैं लिक्विड, जब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। अच्छा, एवापोरेशन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एवापोरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ, जब कपड़े को जब हीट मिलेगी तो वो पानी सूखेगा ना। कपड़े को धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं या बारिश में कपड़े सूखते हैं जल्दी? धूप में तो सर्दी में सूखते हैं, गर्मी में सूखते हैं, गर्मी में जल्दी सूखते हैं ना। तो हम कहते हैं हीट जो है, एवापोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब कपड़े को आप धूप में डालते हो तो कपड़ा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना, अपने अंदर जब्स कर रहा होता है, तभी तो कपड़ा सूख रहा होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, तो एवापोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एवापोरेशन में कपड़ा सूख रहा होता है। तो एंडोथर्मिक एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एवापोरेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, और एब्जॉर्ब होने की में फिर कपड़ा आपके वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है ना। अब आपके जो कपड़े जो सूखते हैं सूरज की रोशनी में, वो एवापोरेशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। लिक्विड के जब मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने क्या अपने कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी तक लिक्विड का कंटेनर बना। एक कंटेनर में जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होते हैं, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होती, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज होती है। लेकिन हम कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम की बात करते हैं, मेजोरिटी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी की एवरेज काइनेटिक ज़्यादा होती है, किसी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, किसी मॉलिक्यूल की। तो कैसे पता चलेगा किस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है? जो मॉलिक्यूल जल्दी से उड़ जाएगा, हवा में एवापोरेट कर जाएगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। वो जो मॉलिक्यूल्स, जैसे मिसाल आपने कपड़े को धूप में डाला है, फर्स्ट आपने ये कपड़ा ये आपने डाला हुआ है, धूप में डाला हुआ है, यहाँ पर धूप आ रही है, तो आपने जैसे ही धूप में डाला, आप छू के टच करके देखोगे ना कौन सा हिस्सा सूखा है, कौन सा गीला। जो हिस्सा सूखा हुआ वो उसके एनर्जी ज़्यादा थी, वो जल्दी निकल गया। जिस हिस्सा अभी भी गीला है, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी कम है, वो अभी जल्दी एवापोरेट नहीं हुआ। तो जिस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है वो तेज़ी से एवापोरेट हो जाता है, हवा में चला जाता है। उसकी एनर्जी कम होती है, वो स्लो एवापोरेशन में जाता है।
तो एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन तेज़ी से होगा, टेम्परेचर कम होगा तो एवापोरेशन स्लो होगा, है ना भाई। एवापोरेशन तेज़ धूप पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, इसका मतलब तो एवापोरेशन तेज़ी से होगा, और हल्के हल्के धूप पड़ रही है तो एवापोरेशन स्लो होगा। तो टेम्परेचर जो है एवापोरेशन के डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तेज़ धूप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे एवापोरेशन तेज़ी से होगा, टेम्परेचर कम रखोगे तो एवापोरेशन स्लो होगा। अगर आप रात के वक्त कपड़े धोते हो तो स्लो एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है क्योंकि टेम्परेचर कम है, और दिन में कपड़े धोते हो तो तेज़ी से एवापोरेशन का 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, और रात में 4-5 घंटे बाद कपड़े सूखते हैं। तो टेम्परेचर और एवापोरेशन में डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखना। एवापोरेशन को ये भी कूलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। एवापोरेशन को कहते हैं कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, बिकॉज क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इसकेप इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, क्योंकि हाई जब पानी के मॉलिक्यूल्स कपड़े से निकल कर हवा में जा रहे होते हैं तो वेपर्स की शक्ल में जा रहे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कूलिंग का एटमॉस्फेयर हो जाता है, कूलिंग हो जाती है। एक जगह है, दो मैदान है या दो सहन है, एक सहन में तुम गीले कपड़े भर के रख दो, ठीक है, और एक सहन में कोई बिल्कुल सूखे कपड़े रख दो। अब तुम सूखे जहाँ गीले कपड़े रखे भरे हुए वहाँ तुम खड़े होगे, और एक दूसरा सहन है जहाँ बिल्कुल सूखे कपड़े भरे हुए वहाँ तुम खड़े हो, कहाँ तुम्हें ठंडक का एहसास होगा, जहाँ पर गीले कपड़े। तो इसका मतलब एक कूलिंग प्रोसेस है, इवेपोरेशन क्या एक कूलिंग प्रोसेस है, तो मैं कूलिंग प्रोसेस ठंडक का एहसास वहाँ आता होगा। ठीक है, तो ये हो गया इवापोरेशन का टॉपिक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर इवापोरेशन पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, इवापोरेशन पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। सरफेस एरिया, अब इवापोरेशन पर कौन कौन सी चीज़ें अंदाज वो हम देख रहे हैं। तब पहली चीज़ हमारे पास सरफेस एरिया। द इवापोरेशन इज अ सरफेस बेस्ड प्रोसेस, greater the surface area greater the evaporation. For example, water level in boil evaporative. अब बोला इवापोरेशन जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। आप एक छोटे से कप में पानी भर के रख दो और एक प्लेट जिसमें रोटी डालते हैं उसमें पानी डाल दो, कौन सा पानी पहले इवापोरेट होगा? छोटे से प्लेट वाला पहले होगा ना, क्योंकि एरिया उसका ज़्यादा है। भाई ऊपर धूप पड़ रही है, ठीक है, आपने छोटे से कप में पानी रखा हुआ है और एक प्लेट में खुले प्लेट में पानी रखा हुआ है, तो प्लेट वाला पानी ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेट हो जाए, क्योंकि सबको धूप मिल रही ना, पानी के सारे मालिक्यूल को धूप मिल रही है, तेज़ी से इवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे, वो प्लेट का पानी जल्दी कम हो जाएगा। और छोटे कप में पानी की जो सबसे ऊपर की साइड है उस पर धूप पड़ रही है, तो ऊपर के मालिक्यूल पहले वो इवापोरेट होंगे, फिर नीचे वाले बोलेंगे, फिर तो कप में जो पानी है वो देर से इवापोरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, और प्लेट में जो पानी फैला हुआ है वो तेज़ी से इवापोरेट होगा, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। नहीं वॉल्यूम नहीं, एरिया की बात हो रही है, एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात है। सरफेस नहीं वॉल्यूम का मतलब सब चीज़ को ले लो, एरिया की बात। देखो कप में पानी, अगर कप की बात करोगे ना तो कप पूरा वॉल्यूम में आ जाएगा, लेकिन पानी इवापोरेट कर किस पे से रहा है, धूप पड़ कहाँ पड़ रही है, धूप के पूरे एरिया पर पड़ रही है, वॉल्यूम पर पड़ रही है, एरिया के ऊपर पड़ रही है ना, ऊपर के सरफेस पर सिर्फ पड़ रही है धूप नीचे वाला जो पानी है, पानी का कप है, नीचे जो पानी की जो तय उस पर धूप पड़ रही है, उस पर नहीं पड़ रही ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो बोलेंगे नीचे, यानी पूरे नीचे, अगर बस कोई इतना छोटा कप, मैं इतना बड़ा कप लेता हूँ तो पानी जो है अभी सिर्फ ऊपर वाली सतह पर पड़ रहा है, सूरज ऊपर यहाँ पड़ रही है, नीचे वाले सरफेस पर तो सूरज पड़ ही नहीं रहा। तो अगर नीचे वाले सरफेस पे भी सूरज पड़े तो हम कहेंगे पूरे वॉल्यूम पर सूरज पड़ रहा है, सूरज की धूप पड़ रही है, तभी हम कहें सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब सरफेस, एरिया का मतलब ऊपर के सरफेस की एरिया पर धूप पड़ रही है सिर्फ। और प्लेट में भी क्या है, प्लेट के ऊपर के सरफेस पे धूप पड़ रही है, सरफेस के एरिया पर, सरफेस एरिया पर धूप पड़ रही है तो प्लेट का एरिया ज़्यादा है तो पानी तेज़ी से सूख जाएगा। प्लेट में पड़ा हुआ पानी, वही एक कप पानी तो प्लेट में डाल दो, वही एक कप पानी कप में रखो, कप में पानी स्लो इवापोरेट होगा, प्लेट में तेज़ी से इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि प्लेट का एरिया ज़्यादा है। समझ रहे? उसी मिसाल से यूँ समझ लो, आप एक कपड़े को गीला करो, गीला करके उसको बिल्कुल मोड़ के बिल्कुल छोटा करके रख दो, वो जल्दी सूखेगा या कपड़े को फैला के रखोगे, फैला के है ना, क्यों आपने एरिया बढ़ा दिया, सब जगह धूप पड़ी तेज़ी से सूख जाएगा, और वो छोटा करके गोल के रखोगे और पूरा उसमें जल्दी सूखेगा। तो इवापोरेशन डिपेंड किस पे करे, सरफेस एरिया पर, एरिया ज़्यादा होगा
एवापोरेशन तेजी से होगी, एयर जितना छोटा होगा उतनी स्लो एवापोरेशन होगी। दूसरा है टेम्परेचर, द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ एवापोरेशन। और टेम्परेचर तो सिंपल सी बात आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन तेज होगा कम होगा? तेज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन भी तेजी होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो एवापोरेशन स्लो होगा। तो दूसरी चीज़ एफर्ट कर रही है टेम्परेचर पर। यानी एवापोरेशन जो है डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर जितना तेज होगा एवापोरेशन उतनी तेजी से होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा एवापोरेशन उतना स्लो होगी। तीसरी चीज़ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज with the less intermolecular forces, if intermolecular forces are stronger, evaporation lesser. For example, perfume have less intermolecular forces than water, therefore they evaporate half. अब बोला intermolecular forces है। अब मिसाल के तौर पर आपने पेट्रोल लिया, पेट्रोल लिक्विड है, पानी लिया, पानी भी लिक्विड है, पानी को गिलास में खुला रख दो, पेट्रोल को गिलास में खुला रख दो, कौन तेजी से इवापोरेट होगा? पहले पेट्रोल उड़ जाएगा, देखो पानी बोल रहा है, पेट्रोल उड़ जाएगा तेजी से, पेट्रोल जितनी तेजी से उड़ेगा पानी तो उतना मामूली सा, पानी की इतना 1 इंच पानी उड़ेगा हवा में, जबकि वो आधा जो है एक वो अगर में पूरा आधा गिलास जो है पेट्रोल उड़ चुका होगा। क्यों? पेट्रोल भी तो लिक्विड है और पानी भी तो लिक्विड है, लेकिन पेट्रोल के जो लिक्विड, पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस कम है, तभी तो तेजी से उड़ रहा है, और पानी के इंटर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस ज़्यादा है। किसके मुकाबले में ज़्यादा है? पेट्रोल के मुकाबले, ये नहीं बोलो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा है, पेट्रोल के मुकाबले में। पेट्रोल भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड, पानी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है पेट्रोल के मुकाबले में, और पेट्रोल के 2 मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसी वजह से पेट्रोल तेज़ी से उड़ जाएगा और पानी स्लो उड़ेगा, उड़ेगा भी पानी लेकिन स्लो बनी बस पेट्रोल के। तो पेट्रोल के तो तीसरा फैक्टर जो एवापोरेशन पर डिपेंड करता है वो ये कि अगर किसी मॉलिक्यूल के, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो उनका एवापोरेशन रेट तेज होगा, जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी वो उसका एवापोरेशन रेट कम होगा। समझ आ गई बात? सर ये लिक्विड स्टेट में तो आया पेट्रोल, लेकिन ये प्लाज्मा स्टेट में भी तो जा सकते हैं ना, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट भी तो लिक्विड और गैस के बीच की स्टेट होती है। हाँ है, ये प्लाज्मा नहीं है? नहीं प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा का प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। प्लाज्मा गैस और लिक्विड का इंटरेक्शन है, गैस भी और लिक्विड भी ऐसी चीज़ होती है। कम टेम्परेचर में भी हो सकता है? क्या चीज़? पेट्रोल तो कम, पेट्रोल तो कहते ही कम, पेट्रोल रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। तभी क्यों कहते हैं अभी पेट्रोल लेने जाओ किसी बोतल में ले गया कोई, मुझे ढक्कन लगा के रखो भाई। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल लेकर आ जाओ, उसके ऊपर ढक्कन हटा दो, देखो अगले दिन पेट्रोल आधा हो चुका होगा। इसलिए क्यों कहते जब भी उसके पेट्रोल लेने भेजते बोले ढक्कन लगा के आना, वो रास्ते में आते आधा उड़ चुका हो। पेट्रोल के इवापोरेशन वोलेटाइल लिक्विड होता है, बहुत तेज़ी से उड़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती है, तेज़ी से उड़ जाता है। पानी तो आप खुला भी छोड़ सकते हो, किसी कंटेनर में पानी पड़ा खुला पड़ा कोई बाजी टब में पड़ा मसला नहीं है, वो उसके इवापोरेशन रेट बहुत स्लो है। लेकिन पेट्रोल का भी बताओ, पेट्रोल या मट्टी अंदर कोई बोल खुला छोड़े 2 मिनट में खराब हो जाएगा, है ना। एक तो वैसे चोर चोरी कर लेंगे, तो एक चोर डकैत चोरी कर लेंगे, अगर नहीं भी चोर डकैत होते हैं तो वो वैसे ही रूम टेम्परेचर भी तेज़ी से उड़ जाएगा कि आप बोलोगे मैं इतना पेट्रोल लाए थे आधा कैसे हो गया? क्यों? उनके मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, फिजिक्स का